तो हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे थे, लिमिट थ्योरम ना। तो लिमिट थ्योरम में हम लोगों ने डेफिनेशन 4 लिखा था। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, तीसरा था कन्वर्जेंस ऑलमोस्ट श्योरली, एंड चौथा है कन्वर्जेंस इन आरएच मीन। ठीक है, ये था। तो इन सबका हमने डेफिनेशन ऑलरेडी लिख रखा है ना। इसका नोटेशन था कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, इसका नोटेशन है एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, इसका है एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, और इसमें लिखते थे एक्स एन कन्वर्जेस इन आर एफ मीन टू एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो सबका डेफिनेशन हमने ऑलरेडी लिख रखा है, कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। डेफिनेशन एंड सम एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, है जी। चेक करो जिन लोगों के पास नोट्स हैं। सबका डेफिनेशन लिख दिया था ना। यस सर। हाँ हाँ, यस सर। अभी थोड़े थ्योरम्स पे आते हैं कुछ। तो जैसे थ्योरम्स हैं, ऐसे रिजल्ट्स दिखाएं तो इसमें जो कंडीशंस हैं वो मैं आज है ना। जैसे कुछ रिजल्ट्स हैं कि अगर एक्स एन, मान लो ऐसा है कि लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड एक्स बी एनी रैंडम वेरिएबल, देन होता क्या है, xn converges almost surely implies xn converges to x, xn converges in probability to x, and this implies xn converges in distribution to x। तो इसमें है क्या कि मतलब ये जो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है ना। ये इसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा। कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। ठीक है, सो जो कन्वर्स है, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम में नॉट बी ट्रू, में और में नॉट बी ट्रू, जरूरी नहीं है ना। मे और मे नॉट बी ट्रू, इस तरह से। सिमिलरली ऐसे ही थ्योरम लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, ऑलमोस्ट श्योर तो कन्वर्जेंस इन आरएफ मीन जो है ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा। ठीक है, आरएफ मीन में कन्वर्जेंस भी इसको इंप्लाई करेगा, ये इसको इंप्लाई करेगा, इस तरह से है। ऐसे बहुत सारे थ्योरम्स हैं, वो लिखाता हूँ पहले। कुछ है जो मेन थ्योरम्स हैं लिमिट थ्योरम के। जैसे एक थ्योरम है, थ्योरम का नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, शॉर्ट में लिखते हैं WLLN। इसका पूरा नाम है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सो इस थ्योरम का नाम है ना, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। और इसका जो स्टेटमेंट है तो ये कहता है कि लेट x1 x2 डॉट 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 बी IID रैंडम वेरिएबल्स with expectation of each xi mu and वेरिएंस ऑफ ईच xi सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, जो कि फाइनाइट होना चाहिए। देन अच्छा, आप लोगों को सैंपल मीन पता है? सैंपल मीन क्या होता है, किसी को आइडिया है? ये जो वर्ड आता है सैंपल मीन, ये किसको बोलते हैं? सैंपल मीन एक्स बार सुने हो? एक्स बार का क्या डेफिनेशन है? And takes your space on that platform. So,
वन बाई एन समेशन एक्स आई, मतलब जो रैंडम सैंपल होता है x1 x2 डॉट 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 एक्स एन अपॉन एन, जितने रैंडम वेरिएबल्स हैं उसका सम, उसको n से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा। तो ये कहता है कि जो x बार है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, और इसको मैथमेटिकली लिखोगे सो दैट इज, मतलब ये कहना चाह रहा है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन जीरो प्रोबेबिलिटी, इसका डेफिनेशन क्या था लिमिट वाले का, सो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी मॉड x बार माइनस म्यू, अब लेस देन या मोर देन जो तुम्हें ठीक लगे उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सो अगर मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन करोगे तो ये हो जाएगी जीरो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, तो इसका हम लोग प्रूफ लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो इसको हमें प्रूफ करना है, तो हमें ये प्रूफ करना है एक्चुअली, ठीक है। एक्स बार का मतलब बता सबको, ये है एक्स बार वन, इसको सैंपल मीन बोलते हैं। देखो तो ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, फॉर एनी एप्सिलॉन मोर देन जीरो। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ, हम लोगों ने अभी चेबीशेव इनइक्वालिटी कुछ देर पहले बताया होगा आप लोगों को, कोई देख के बताओ नोट्स में से चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या था, क्योंकि इसका यहाँ यूज होगा। चेबीशेव इनइक्वालिटी का इस प्रूफ में जरूरत है। सो एनीवन टेल मी व्हाट इज चेबीशेव इनइक्वालिटी, क्या कहता है ये थ्योरम था एक्चुअली। सो क्या कहता है, ये इनइक्वालिटी है। सो व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ चेबीशेव इनइक्वालिटी। Probability of mod x minus mu is greater than equal to k is less than equal to sigma square by k squared. जी, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो मुझे ये प्रूव करना है, तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स बार माइनस म्यू, मैं इसको भी कंसिडर कर रहा हूँ, मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अगर इस पे मैं चेबीशेव इनइक्वालिटी लगा दूँ तो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू, ये सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। अगर आप सिग्मा स्क्वायर को लिखोगे तो ये सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली वेरिएंस ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे होगा वेरिएंस ऑफ एक्स बार, क्योंकि यहाँ रैंडम वेरिएबल एक्स बार है, सैंपल मीन, अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। अब मुझे कोई ये बताओ, सैंपल मीन का वेरिएंस इसमें निकालना आता है आप लोगों को, निकालना कभी, थोड़ा सा इधर बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। ये जो सैंपल मीन मैं बोल रहा हूँ जो कि है एक्स बार, जिसका मतलब है वन बाई एन समेसन एक्स आई, आई फ्रॉम वन टू एन। तो मैं अगर एक थ्योरम लिखता हूँ कि लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू डॉट 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 एक्स एन बी आई आई डी रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो कि फाइनाइट है। देन आप लोगों को बताना है पहला कि व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार, एंड दूसरा व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ एक्स बार। क्लास में मैंने लिखाया होगा, चेक करो नोट्स, नहीं तो खुद से ड्राइव करके बताओ कि सैंपल मीन का मतलब ईच एक्स आई का मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो आप लोग को बताना है कि सैंपल मीन का एक्सपेक्टेशन कितना आएगा और सैंपल वेरिएंस का एक्सपेक्ट, सैंपल मीन का वेरिएंस कितना है, मतलब सैंपल मीन का मीन एंड वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस। कोई बताओ जो थोड़े समझदार बच्चा हो, जिन्होंने किया हो कुछ।
उधर डाल दीजिए उसको एक काल 80। हाँ जी, एनीवन, किसी को नहीं पता ये ऐसे कैसे भाई? देख के बताओ कहीं से, नोट से या बुक से या कहीं से भी देख के बताओ। सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार इक्वल टू म्यू होता है सर। ओके गुड। दूसरा, हाँ ये म्यू होगा। और दूसरा क्या आएगा? तो सिग्मा स्क्वायर होगा सर। सिग्मा स्क्वायर होगा। बाकी लोग बताओ, क्या वही करते हैं तो क्या सिग्मा स्क्वायर होगा? यस सर। ओके, सही बात, ये अच्छी दोस्ती है। क्या दोस्त गलत आंसर बोले, हम सपोर्ट करते हैं। सर सिग्मा स्क्वायर बाई एन होगा। हाँ सिग्मा स्क्वायर एन होगा, ठीक है। देखो मैं प्रूव कर देता हूँ, ठीक है। बहुत आसान है प्रूव करना। तो जैसे हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार का मतलब है 1/n समेशन एक्स आई। 1/n कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। समेशन भी बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, मतलब एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी से। अब 1/n समेशन म्यू आई फ्रॉम 1 to n। अब म्यू को n टाइम ऐड करो, तो ये हो जाएगा n म्यू बाई म्यू, सॉरी n म्यू बाई n। n था ना पहले से यहाँ, तो ये समेशन n टाइम म्यू ऐड होगा ना, तो n म्यू बाई n हो जाएगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ई ऑफ एक्स बार म्यू आ जाएगा, पहला पार्ट हो गया। सिमिलरली अब मैं वेरिएंस की बात करता हूँ। ये नोट देखोगे क्लास मैंने कराए हैं। वेरिएंस ऑफ 1/n समेशन एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to n। अब 1/n जब बाहर आएगा ना, तो वेरिएंस में जब कांस्टेंट बाहर आता है तो स्क्वायर बन के बाहर आता है, आपको याद होगा। वेरिएंस ऑफ के एक्स, तो के स्क्वायर वेरिएंस एक्स, ठीक है। तो ये मतलब जो बाहर आएगा कांस्टेंट वेरिएंस के, तो वो स्क्वायर बन के बाहर आता है। अब बचा वेरिएंस ऑफ समेशन एक्स आई, और ये आईआईडी था, इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो समेशन भी बाहर आ जाएगा। तो 1/n² समेशन, अब वेरिएंस ईच एक्स आई का, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn है ना, तो उसका वेरिएंस, वेरिएंस x1 प्लस वेरिएंस x2 प्लस वेरिएंस x3 ऐसे हो जाएगा। अब ईच एक्स आई का वेरिएंस मुझे क्वेश्चन में सिग्मा स्क्वायर दे रखा है, तो ये 1/n² समेशन आई फ्रॉम 1 to n सिग्मा स्क्वायर। सो n सिग्मा स्क्वायर बाई n स्क्वायर, ठीक। इसको ऐड करोगे इन टाइम सिग्मा स्क्वायर, तो n सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई हो क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि वेरिएंस ऑफ एक्स बार इज सिग्मा स्क्वायर बाई n, ठीक है भाई। तो ये रहा प्रूफ, छोटा सा प्रूफ था ना ये है। सर नोट भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, नोट्स ग्रुप में भेजेंगे जो नोट्स लिख रहे हैं। मतलब हाँ हाँ, ये ग्रुप में भी भेज देंगे क्लास के बाद, जो लिख रहे हैं। ठीक है जी, तो इसी का हमें जरूरत वहां पे है, देखो अब। तो इसकी जरूरत मुझे यहाँ पे है, हम ये प्रूफ कर रहे थे इस थ्योरम को। तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स बार चाहिए था, ठीक है। हमें चाहिए वेरिएंस ऑफ एक्स बार, तभी हमने वेरिएंस ऑफ एक्स बार निकाला है, ये आया सिग्मा स्क्वायर बाई n, और पहले से है एप्सिलॉन स्क्वायर, तो ऐसा हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई n एप्सिलॉन स्क्वायर हो गया। अब मुझे लगाना है इस पे लिमिट, तो लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। दोनों तरफ लिमिट लगाओ, ठीक है ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में आप लिमिट लगाओ, n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो यहाँ लिमिट लगाया, तो यहाँ पे लिमिट लगाओ। अब बताओ राइट साइड में लिमिट लगाऊंगा तो क्या आएगा, कोई बताओ। अगर n टेंस टू इंफिनिटी लगाएंगे तो राइट साइड किसके इक्वल होगा?
एनीवन? 0 हो जाएगा, 0। हाँ, n को इन्फिनिटी रखोगे 0 हो जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 0। अब ये बताओ, ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है उसकी लिमिट 0 से कम होगी या इक्वल होगी, तो क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो सकती है? नो सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये क्या इंप्लाई करेगा? प्रोबेबिलिटी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो इसको 0 होना पड़ेगा। हमें प्रूफ क्या करना था? ये तो करना था, हो गया बस। तो ये इस थ्योरम का प्रूफ है। देखो जी, तो ये था थ्योरम, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, और उसके नीचे हमें लिखा है प्रूफ। छोटा सा प्रूफ है, आसान है। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम आएगा, उसका नाम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो जो थ्योरम का प्रूफ मैं क्लास में कर रहा हूँ वो एग्जाम में पूछ सकता हूँ, ठीक है? जो प्रूफ नहीं करूंगा वो नहीं पूछूंगा। तो जो नेक्स्ट थ्योरम है इसका नाम है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो इसका स्टेटमेंट भी कॉमन ही है, बस यहाँ वीक कन्वर्जेंस की जगह स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो यहाँ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी की जगह ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होगा। इसका मतलब दैट इज probability limit n tends to infinity x bar is mu with probability 1। ठीक है इसका डेफिनेशन। तो इसका प्रूफ थोड़ा आपके लेवल से ऊपर है, ग्रेजुएशन लेवल पे नहीं, तो इसको भी स्किप कर देता हूँ, इसका प्रूफ नहीं करते हैं। जो अगला थ्योरम है उसका नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। ठीक है, इसका शॉर्ट में नाम है CLT, पूरा नाम है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। हेलो। ठीक है जी, तो कुछ पूछना है किसी को, पूछो। बट इस पे क्वेश्चंस होगा, ठीक है? अभी क्वेश्चंस जैसे पूछूंगा आप लोगों से, मान लो इसी पे मैं एक क्वेश्चन लिख दूं कि अच्छा इसका एक्सटेंशन भी है, इसका अगर एक्सटेंशन लिखूं तो अभी हमने क्या लिखा है कि एक्स बार जो था, एक्स बार का मतलब है 1/n समेशन एक्स आई, दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। म्यू का मतलब क्या होता है? ई ऑफ एक्स, है ना? एक्स कोई पॉपुलेशन जहां से डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल आया है। ऐसे ही दूसरा पार्ट इसका एक्सटेंशन ये है कि समेशन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स स्क्वायर, ये चलता रहेगा। अच्छा इसको जनरलाइज कर दोगे, जैसे rth मोमेंट मान लो ऐसा है 1/n समेशन एक्स आई की पावर आर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई ऑफ एक्स की पावर आर, है फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी आर ले सकते हो। तो कई बार ना इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर हम अगला थ्योरम लिखूंगा, सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो अगर हम इस पे क्वेश्चंस लिखे, मान लो लेट x1 x2 xn
DID random variables with PDF सर माइक म्यूट कर लो जिनको बोलना हो वही अनम्यूट करो, बाकी लोग म्यूट करके रखो। सो पीडीएफ इज 3x की पावर 4 इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, एंड 0 अदरवाइज। अब आपसे पूछेगा ऑप्शन ए, ये थोड़े आसान बना दो, चलो थोड़ा आसान कर देता हूँ उसको, कॉम्प्लिकेट जैसे है x e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है देन बताओ ये जो 1/n समेशन एक्स आई है, मान लो ऐसा है, इफ दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k1, ठीक है, फिर ऐसे ही 1/n summation xi square I from 1 to n, this converges in probability to k2, 1/n summation xi cube I from 1 to n converges in probability to k3, and 1/n summation xi की पावर 4 I from 1 to n converges in probability to k4। तो आपसे पूछा जा रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस k4, निकाल के बताओ भाई। क्वेश्चन क्लियर है कि एक रैंडम सैंपल है जिसका पीडीएफ दिया है, आपको बता दिया है कि 1/n समेशन एक्स आई कन्वर्ज कर रही है इक्वलिटी टू k1, ये k2, ये k3 और ये k4। तो आपको बताना है k1 k2 k3 k4 की वैल्यू। तो इसके लिए आपको ये वाला थ्योरम यूज करना है, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ये एक पार्ट था और इसका हमने आगे और पार्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है कि ये वाली क्वांटिटी एक्स पे जाएगी, ये वाली क्वांटिटी एक्स स्क्वायर पे कन्वर्ज करेगी, ये वाली क्वांटिटी एक्स की पावर आर पे, जहाँ आर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो मेनली आपके क्वेश्चन में ये निकालना, k1 है, ये k2 है, ये kr है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी आपको निकालना है, आपको बताना है आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार सॉल्व करो, आंसर बताओ, जो लोग कर पाओगे आंसर बताओ, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ट्राई करो, चैट में आंसर बताओ या अनम्यूट करके आंसर बताओ। जिनका आंसर आया आंसर बताओ। आया किसी का आंसर? k1 k2 k3 k4 के इंडिविजुअल वाले निकालो, बाद में ऐड कर दो।
बोलो भाई, जिनका आंसर है आप बोलो, चैट में लिख सकते हो। ये कौन लोग है? आकाश, तुम लोग हैंड रेज कर रहे हो? आंसर यस बताओ। सर। आंसर बताओ, आंसर आया है? केवन की वैल्यू निकाले हो? इसमें मैं थोड़ा और हिंट देता हूँ। हिंट क्या है, तो आसान क्वेश्चन है कि केवन जो होगा वो ई एक्स सर भी होगा। ई एक्स निकालो। K2 जो होगा वो ई एक्स स्क्वायर होगा। K3 जो होगा वो ई एक्स क्यूब होगा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर थ्योरम से। एंड K4 जो होगा ई ऑफ एक्स की पावर 4 होगा। क्या ये सब निकाल पाओगे? अगर एक्स का पीडीएफ आपको दिया हो तो क्या तुम ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स क्यूब, ई एक्स फोर निकाल पाओगे? आंसर बताओ अगर निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे तो एग्जाम में कैसे निकलेगा? क्वेश्चन ये है, सीखना पड़ेगा। बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा, बहुत मेहनत। गामा इंटीग्रल जानते हो? गामा का नाम सुने हो? यस गामा सर। इंटीग्रल का, गामा इंटीग्रल लगाओ, आसानी से आ जाएगा। वो मैथ के बच्चे हो तो मैथ अच्छा होना चाहिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऐसा। फॉर्मूला बता। कितना आ रहा है? सर गामा इंटीग्रल एक बार बता दीजिए, बोल गए हम लोग। अच्छा देखो, गामा इंटीग्रल क्या होता है कि गामा इंटीग्रल में जैसे एक टर्म होता है गामा अल्फा, तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर अल्फा माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, लिमिट होती है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, गामा अल्फा। अब इसमें ये होता है गामा अगर तुम वन निकालोगे ना, तो यहाँ अल्फा को पॉजिटिव होना चाहिए, ये सिर्फ पॉजिटिव अल्फा के लिए डिफाइंड है। तो गामा वन हो जाता है वन, गामा टू हो जाता है वन फैक्टोरियल वन, गामा थ्री हो जाएगा आपके पास टू फैक्टोरियल टू। इन जनरल गामा एन जो होता है वो एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लगाओ इसको अब। इतना ही काफी है सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए इतना ही काफी है। बाकी 0 से इंफिनिटी। ठीक है, देखो जैसे गामा अगर मैं यहाँ पे टू लिख दूँ एग्जाम्पल के लिए, तो क्या बन जाएगा? 0 से इंफिनिटी एक्स की पावर टू माइनस वन एक्स ई की माइनस दिस, तो ये वन हो जाएगा। गामा अगर थ्री लिख दूँ मैं, तो 0 से इंफिनिटी एक्स स्क्वायर, इसमें रखो अल्फा की जगह, एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो गामा थ्री का फॉर्मूला यहाँ से कितना है? टू फैक्टोरियल, तो टू आ जाएगा। गामा फोर लिख दूं अगर मैं, तो 0 से इंफिनिटी एक्स क्यूब ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो गामा फोर कितना? थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स, सो ऑन। ये यूज करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स टू आएगा सर, और एक्स स्क्वायर सिक्स, फिर इसे बढ़ते जाएगा। हाँ सॉल्व करो,
गामा इंटीग्रल 4 यूज करो। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। हाँ ऐसा ही। EX का मतलब क्या होता है, x इंटू PDF dx। और जब तुम x इंटू PDF कर दोगे, PDF तुम्हारा है x e की पावर माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर e की माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा 3 है, जो कि 2 मतलब 2 आ जाएगा। ऐसे EX स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर इंटू PDF। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा गामा 4, जो कि है 3 फैक्टोरियल मतलब 6। ये है एक्स क्यूब इंटू PDF dx। ये हो जाएगा गामा 5। पुट करो PDF को और गामा से कंपेयर करना। पहले PDF पुट करो और गामा इंटीग्रल से कंपेयर करो। तो ये 4 फैक्टोरियल जो कि हो जाएगा 24। ऐसे ही x की पावर 4 इंटू PDF क्या था, x e की पावर माइनस एक्स। इसको देखो, x की पावर 5 हो गया, x की पावर 5 है तो गामा 6 हो जाएगा। तो ये है गामा 6 मतलब 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, 120। सही हो गया। अब तुमसे पूछा है K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 बताओ, तुम बता नहीं दोगे। ऐड कर लो, 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 कितना है बताओ। इसको 52 चेक करो। तो 152 आंसर है इसका। ठीक है, अभी तो आता हूँ, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम दिखा देता हूँ, फिर इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। कोई सुना है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का नाम? इसमें क्या होता है, वैसे ही है, x1 x2 डॉट डॉट डॉट। Yes, sir. ओके, IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, जो कि फाइनाइट है। देन ये कहता है कि x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, या इसी को ऐसा लिख सकते हो, रूट एन x बार माइनस म्यू बाई सिग्मा। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू z। और z क्या है, वेयर z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, z नॉर्मल 0 1। ये स्टेटमेंट है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। अगर कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन लगाओगे, मतलब ये है, क्या था कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन का, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी CDF ऑफ दिस t हो जाएगा, है ना। फॉर ऑल t बिलोंग्स टू R। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया। अब इसको प्रूव करना है, थोड़ा सा लेंदी प्रूफ है बट किया जा सकता है। तो ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से होगा एक्चुअली। ठीक है, प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ सबका। मतलब प्रूफ आप है ना, तो टाइम भी कितना बचा है, 15 मिनट है ना, टाइम इसी में चला जाएगा। मैं कुछ और थ्योरम्स दिखा देता हूँ, प्रूफ आगे देखते हैं, है ना। थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा, प्रॉब्लम सीट तुम लोगों को भेज दूंगा, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट थ्योरम है स्लट्स की थ्योरम। नहीं तो जितने बुक जो रेकमेंड किए थे ना, बुक के सॉल्व एग्जांपल्स करो इन टॉपिक पे बेस्ड, जो मैं करा रहा हूँ, जो डाउट हो रहा है पूछो, है ना? क्योंकि बुक में एग्जांपल सॉल्व एग्जांपल रहते हैं, इन टॉपिक्स पे सॉल्व करो।
देखो नहीं हो रहा, पूछो। तो ये नेक्स्ट है सलट्सकी थ्योरम, एंड ये कहता है कि इफ xn T belongs to converges, क्या? t belongs to r, रियल नंबर, ठीक है, फॉर ऑल t belongs to रियल नंबर, है ना। नॉर्मल r देखेंगे तो राम रहीम हो जाएगा ना। यहाँ ये r इस तरह से लिखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, बुक में देखो वो बोल्ड करके लिखा रहता है ना, नंबर सिस्टम का जो पार्ट। सो मान लो xn कन्वर्जेस in distribution to x and yn converges in distribution to, मान लो कोई कांस्टेंट है k या कोई कांस्टेंट c, जहाँ c कोई कांस्टेंट है, then this theorem says, पहला पार्ट है कि xn plus yn converges in distribution to x plus c, दूसरा पार्ट है ना, xn minus yn converges in distribution to x minus c, तीसरा xn into yn converges in distribution to x into c या c into x, एंड चौथा xn upon yn converges in distribution to x upon c, where c cannot be 0, क्योंकि c अगर 0 होगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, इसीलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम है, उसका नाम है कंटिन्यूअस मैपिंग थ्योरम। तो ये क्या कहता है, तो इसका जो स्टेटमेंट है, let xn be a sequence of random variable converges in distribution to x and g be a continuous function, then g of xn will also converge in distribution to gx। अच्छा, यही थ्योरम उसमें भी वैलिड है, जैसे ये तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, यही थ्योरम उसके लिए भी कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए वैलिड है। xn converges in probability to x and g be a continuous function, then g of xn converges in probability to gx also। बाकी में गारंटी नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन लिख रहे थे ना, अच्छा सेंट्रल लिमिट थ्योरम में लिखा था ना, उसका एक एक्सटेंशन भी है, डेल्टा मेथड उसका नाम है। तो जैसे भी सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखा था, मैं रिपीट करता हूँ, तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में हमने क्या लिखा है कि, एंड अगला है डेल्टा मेथड, तो डेल्टा मेथड का एक्सटेंशन होगा। तो इसमें ये था कि भाई हमने लिखा कि लेट x1 x2 डॉट 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 बी id रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, देन हमने ये भी लिखा था सेंट्रल लिमिट थ्योरम में कि रूट एन एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1। तो इस नॉर्मल था, इसी को दूसरे तरीके से लिखोगे तो सिग्मा को अगर उधर भेज दें हम, तो ये जो क्वांटिटी है, ये इसका सिग्मा टाइम है ना। तो नॉर्मल 0 1 का सिग्मा टाइम कितना होगा, नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर। तीसरा पार्ट अगर लिखोगे
रूट एन, हाँ जी, ठीक है। यहाँ वो कह रहा है, मान लो मैं ऐसा बोलूँ कि मान लो है ना जेड एन जो है तुम्हारा रूट एन एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा था ना, तो सिग्मा टाइम जेड एन कितना होगा, रूट एन एक्स बार माइनस म्यू। तो अगर ये नॉर्मल 0 1 पे जा रहा है तो ये कहाँ जाएगा, हाँ, तो दिस विल बी सिग्मा टाइम नॉर्मल 0 1, जो कि वैसा हो जाएगा। तीसरा केस है यहाँ पे g ऑफ एक्स बार माइनस g ऑफ म्यू, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, दिस विल कन्वर्ज नॉर्मल 0 g dash mu whole square into sigma square, where g is a differentiable function at mu, differentiable function at mu, ठीक है। तो ये पहला दो स्टेटमेंट सेंट्रल लिमिट थ्योरम का ही था, लास्ट वाले का नाम है डेल्टा मेथड। डेल्टा मेथड जो एक्सटेंशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम का। अभी के लिए क्वेश्चन लिखो, जैसे पिछला क्वेश्चन में लिखा था ना मैंने कि मान लो x1 x2 xn, this is IID random variable, IID random variables अटेंडेंस इसी से हो जाएगा, ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट है इसी में अटेंडेंस हो जाएगा। विथ पीडीएफ जो था, जो कुछ देर पहले मैं लिखा था, एक्स ई की पावर माइनस एक्स एक्स मोर देन 0, जैसे वहां पे हमने देखा था ना कि वहां ये लिखा था एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू k1, तो k1 निकल के आया था कितना, क्या था जी, 2 था, सही फैक्टोरियल ये था। वैसे ही मान लो अगर मैं जी एक्स अपनी मर्जी से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ले लूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो आपसे पूछा जाए, तो ये हमने तब डिस्कस किया था। अब जी एक्स क्वेश्चन पूछेगा जी एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू सम नंबर सी, तो पूछेगा आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, या ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, क्वेश्चन ये है। सो वेयर विल इट कन्वर्ज, अगर एक्स बार कन्वर्ज कर रही है 2 पे इन प्रोबेबिलिटी, और जी एक्स ये फंक्शन है, ऐसे क्यों हो रहा है, बाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। तो जी एक्स बार कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो जी एक्स बार कन्वर्ज करेगी, एक्स बार तो 2 पे कन्वर्ज कर रही थी, तो अभी वो थ्योरम जो लिखा ना कंटिन्यूअस मैपिंग थ्योरम, तो वो कहता है ये कन्वर्ज करेगी G2 पे, x बार कन्वर्जेस टू 2, देन gx बार विल कन्वर्ज टू g ऑफ 2, और g ऑफ 2 कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, जो कि आ जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 3 11, तो 11 इज द आंसर, इसमें आंसर 11 आएगा, ठीक है। सर तो इसमें मेनली चेक क्या किया हम लोग? हाँ, इसमें पहले हमने ये देखा कि जी एक्स बार कहाँ कन्वर्ज करेगी, ये आंसर है, मतलब फंक्शन ऑफ, हमने ये क्वेश्चन जो बेस्ड था इस वाले थ्योरम पे था, और ये जो सेकंड वाला थ्योरम दिख रहा है ना अभी आपको, इस थ्योरम पे बेस्ड था, इसका एप्लीकेशन था। इसमें ये कैसे अप्लाई करना वो देखा हमने। जैसे एक और पार्ट लिख देता हूँ इसी में,
इसी क्वेश्चन मान लो ये पहला पार्ट था। दूसरा है कि what is the limit n tends to infinity probability x bar less than 2? ये कैसे आएगा? तो यहाँ लगाना होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो उससे क्या करना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम के लिए हमें निकालना होगा e ऑफ x बार, तो ये कितना आता है, μ2 ही आएगा। वेरिएंस ऑफ x बार हमें निकालना होगा, ये होता है सिग्मा स्क्वायर बाई n, और इसका सिग्मा स्क्वायर कितना आएगा बता पाओगे? इस पीडीएफ में सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? तो जो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। तुम लोग चेक करो, ई एक्स स्क्वायर निकाले थे ना वहां पे, तो ई एक्स स्क्वायर तो गामा 4 आया था, गामा 4 कितना, 3 फैक्टोरियल 6, और ई एक्स 2 था तो 2 का स्क्वायर, तो 6 माइनस 4 2 आ गया, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये आ गया 6/n। तो यहाँ होगा प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू जो कि है 2 अपॉन सिग्मा बाई रूट n, ये होगा लेस देन 2 माइनस 2 बाई 6 बाई रूट n। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है कि ये जेड बन जाएगा, हाँ। सो यहाँ से आया लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी x बार माइनस 2 रूट अंडर 6/n लेस देन 0 बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट n, ये जो हो जाएगा ये z हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन 0, और z क्या है यहाँ पे, z है नॉर्मल 0 1। तो मुझे कोई बताओ नॉर्मल 0 1 में लेस देन 0 प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, आइडिया है कोई भी? ये z के पीडीएफ का ग्राफ है, और ये सिमेट्रिक होता है 0 के अबाउट। तो सिमेट्रिक होता है 0 के अबाउट, तो ये 0 के पीछे हाफ प्रोबेबिलिटी है, 0 के आगे भी हाफ प्रोबेबिलिटी होती है, तो इसका आंसर आपका हाफ आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 इस वाले पार्ट का आंसर है। तो ये यूज हुआ बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम, यहाँ हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज किया है इस वाले पार्ट में। चेक करो कुछ डाउट है तो पूछो। तो पहला पार्ट तो बस कंटिन्यूटी थ्योरम यूज किया था, दूसरे पार्ट में सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज किया। ओके जी, चलो फिर ठीक है, आज ही स्टॉप करते हैं। बाकी और थ्योरम्स भी हैं जो अगले क्लास में दिखाऊंगा, जो प्रूफ रह गए वो नेक्स्ट क्लास में सर करेंगे। भाई सिग्मा हाँ स्क्वायर तो पूछिए। 2 आया है ना? सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर 2 आया है ना? सिग्मा स्क्वायर, ओ हाँ हाँ हाँ, ये तो मिस्टेक हो गया। 2 आया है जी जी जी, ना? तो 2/n होता, तो यहाँ 2/n, 2/n, तो यहाँ 2/n। तो वैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट लिखने में मुझसे गलती हुई, ठीक है ना। क्योंकि ये फिर भी जेड बन जाएगा। हाँ सिग्मा स्क्वायर 2 था एक्चुअली, मैंने गलती से 6 लिख दिया ना। सही है, आंसर फिर भी हाफ ही लगेगा, लेकिन वो लिखने में गलती हुई थी। ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी सेशनल होना है ना, सेशनल बाकी है। तो अभी जहां तक पढ़ाया हूँ उसका सेशनल होगा, तैयारी करके अच्छा रखो। जब मैं अभी आऊंगा तो अभी थोड़ा है ना, मतलब चीजें ठीक है बट भाव भरने में टाइम लगेगा, तो फिर मैं सेशनल लूंगा। जब तक तैयारी करो, एक साथ सेशनल होगा। और क्या करना है, बुक क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, जो भी बुक मैंने ग्रुप में ठीक है भेजे थे ठीक उसके सॉल्व एग्जांपल्स करो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना, बुक से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन। सर कब होगी सेशनल सर? वो मैं ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट वीक में भी। अच्छा बुक वो कौन सा मतलब क्वेश्चन के लिए? बुक तो बताए थे ना, जैसे बुक जो है तुम्हारे पास पिक्चर तो ग्रुप में भेजे थे। हाँ पीके साहू वाला कर लो, प्रसन्ना साहू वाला बुक कर लो। हाँ सर बुक तो उसके थ्योरी पढ़ो, एग्जाम्पल करो, एक्सरसाइज करो, सॉल्व करो। साहू वाले बुक के उससे बैठ के एग्जाम्पल सॉल्व करो, और जो नहीं हो रहा है पूछो क्लास में, ठीक है। ठीक है चलिए, थैंक यू, ठीक है सर। मिलते हैं फिर। सर थैंक यू अटेंडेंस सर। सर। हाँ अटेंडेंस हो गया, वो हमने है ना देख लिया, वो हमारे पास लिस्ट आया था गूगल मीट से, तो पता चल गया कौन कौन बच्चे हैं, इसमें रिकॉर्ड हो गया ऑलरेडी, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है ये 33 लोग हैं, तो मतलब 2 तो मैं ही हूँ, 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हूँ, तो 31 कैसे लोग हो गए? ठीक है हमारे क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है? अच्छा 31। 33।
33, लेकिन अभी 30 होगा। ठीक है, ओके। सर और कितने दिन ऑनलाइन क्लास चलेगी? application are running or not, because I think because you haven't done the application before. ठीक है, चलिए, थैंक यू।